Edison's. नमस्कार, मैं हूं सुनीता शर्मा और आप देख रहे हैं एपेक्स क्राइम न्यूज। देश और दुनिया की हर बड़ी आपराधिक खबर, हर साजिश और हर एक्शन पर हमारी पैनी है नजर। सच, साहस और सही जानकारी के साथ हम लाते हैं जुर्म की पूरी तस्वीर। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरों के साथ। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में रविवार शाम बॉन्डी बीच पर हुए आतंकी हमले में मरने वालों की संख्या बढ़कर 15 हो गई है। न्यू साउथ वेल्स पुलिस के मुताबिक 2 हमलावरों में से एक को मार गिराया गया है, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल है। हमले में 2 पुलिस अधिकारियों सहित लगभग 30 लोग घायल हुए हैं। पुलिस ने बताया कि हमलावरों की पहचान पाकिस्तान मूल के बाप बेटे के रूप में हुई है। एबीसी न्यूज के अनुसार एक हमलावर का नाम नाविद अकरम और दूसरा उसका पिता साजिद अकरम है, जो सिडनी के दक्षिण पश्चिम इलाके बॉनिरिंग का रहने वाला है। देखिए ये रिपोर्ट। ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स की सिडनी में बॉन्डी बीच पर आतंकी हमला हुआ, जिसमें 16 लोगों की जान गई। अब तक इसे आतंकी हमला नहीं माना जा रहा था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने ये बात कबूली कि ये एक आतंकी हमला है। अब ये हमला किसने कराया है, इस पर बड़ा खुलासा हुआ है। हमलावर बाप बेटे हैं, जिनका नाम साजिद और नवीन अकरम है। लोगों को निशाना बनाने वाले एक हथियारबंद हमलावर की मौत हो गई, वहीं दूसरे को अस्पताल ले जाया गया है। ऑस्ट्रेलिया की एजेंसियों ने बताया कि एक तीसरा शख्स भी हमले में शामिल था, जिसकी तलाश चल रही है। एबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक नवीद अकरम का बाप साजिद अकरम फलों की दुकान चलाता था। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में उसकी मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक उन दोनों हमलावरों ने अपने परिवार को कहा था कि वीकेंड पर फिशिंग ट्रिप पर जा रहे हैं। हमलावरों के पाकिस्तान से जुड़े तार। बता दें कि यह हमला यहूदियों के त्यौहार हनुक्का के एक समारोह के दौरान हुआ। अब इसे आधिकारिक रूप से आतंकी हमला मान लिया गया है। हमला करने वाले नवीद और साजिद दोनों पाकिस्तानी नागरिक हैं। घटना के बाद सिडनी के पश्चिमी उपनगर बॉनिरिंग में उनके आवास पर पुलिस ने छापा मारा। हमलावर नवीद की मां ने सोशल मीडिया पर कहा, उनका बेटा एक अच्छा आदमी है और वह न तो नशा करता है और न ही किसी गलत संगत में था। नवीद अक्सर घर के कामों में हाथ बटाता था। वह सीधा काम पर जाता था और सीधा घर लौटता था। जांच में पता चला कि नवीद ने ऑस्ट्रेलिया के एक इस्लामिक सेंटर में पढ़ाई की। अब एजेंसियां पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि क्या किसी कट्टरपंथी नेटवर्क से जुड़ा हुआ था। ऑस्ट्रेलियाई अधिकारियों ने इस हमले के पीछे विदेशी साजिश की पुष्टि नहीं की है। हालांकि जांच की जा रही है कि क्या ये दोनों हमलावर लश्कर, हमास या हिजबुल जैसे किसी संगठन से जुड़े हुए थे। ईरान पर भी शक की सुई। जांच एजेंसियों की शक की सुई ईरान पर भी घूम रही है। कारण यह है कि हमला यहूदियों के त्यौहार के मौके पर किया गया और ईरान की इजरायलियों और यहूदियों पर हमले तेज करवा रहा है। ऑस्ट्रेलिया ने भी ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड को आतंकी संगठन घोषित कर दिया था और ईरानी राजदूत को निष्कासित कर दिया था। वहीं ईरान के विदेश मंत्री ने इस पूरे हमले की निंदा की है। अगर आप अपनी नवविवाहिता पत्नी, गर्लफ्रेंड, महिला बिजनेस पार्टनर या किसी महिला मित्र के साथ रोमांटिक मूड में एक्सप्रेस वे पर सफर करते हैं और प्राइवेट कार या रोड साइड पर कुछ नजदीकियां शेयर करने का प्लान है, तो हो जाइए सावधान। एक्सप्रेस वे पर इस तरह की प्राइवेट हरकतें आप पर भारी पड़ सकती हैं। सर्वर रूम में बैठे टेक्निकल स्टाफ हाई रेजोल्यूशन कैमरास की फुटेज लगातार मॉनिटर करते हैं। ऐसे में आपके प्राइवेट मोमेंट्स रिकॉर्ड हो सकते हैं और आप गलत हाथों तक पहुंच सकते हैं। रोमांस से पहले सावधानी जरूर बरतें। कहीं एक छोटी सी गलती आप और आपके पार्टनर की इज्जत को खतरे में न डाल दे। यूपी के हाईवे से आया ऐसा ही एक मामला। देखिए ये रिपोर्ट।
सुल्तानपुर के पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का मामला सिर्फ कपल का वीडियो वायरल स्कैंडल नहीं है। ये एक ऐसा केस है जिसने हाईवे सुरक्षा सिस्टम यानी एंटी ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम की पूरी इंजीनियरिंग को कटघरे में खड़ा कर दिया। कैसे हाईवे पर लगे कैमरे जो ट्रैफिक मॉनिटरिंग और सुरक्षा के लिए होते हैं, लोगों की निजी जिंदगी का घुसपैठिया बन गए। कैसे सर्वर डेटा ऑफिस से निकलकर व्हाट्सएप पर पहुंच गया और कैसे सीसीटीवी सिस्टम की एक्सेस लॉबी ने पूरे नेटवर्क को प्राइवेसी का भूत बना दिया। ये कहानी वहीं से शुरू होती है जहां सर्वर रूम में बैठे 4 लोग पूरे एक्सप्रेसवे की लाइव और आर्काइव सीसीटीवी फीड का एक्सेस कंट्रोल कर रहे थे। सुल्तानपुर हाईवे का एक नवविवाहित दंपत्ति की कार का एक रोमांटिक वीडियो वायरल हो गया। एक्सपर्ट ने पहले ही नजर में समझ लिया कि यह फुटेज किसी मोबाइल से नहीं बल्कि हाईवे के PTZ यानी पैन टिल्ट जूम कैमरे से रिकॉर्ड हुआ है। मतलब कैमरा ने कार को ऑटो ट्रैक किया, जूम इन किया और पूरा फुटेज सर्वर पर स्टोर भी हुआ। जो कैमरे गाड़ियों के नंबर पढ़ने के लिए लगाए जाते हैं, उन्होंने कपल की प्राइवेसी ट्रैक कर ली। तकनीकी भाषा में इसे कहते हैं अनऑथराइज्ड इंटरनल सर्वर एक्सट्रैक्शन, यानी सिस्टम को हैक करने की जरूरत नहीं, जिनके पास पासवर्ड है वही सिस्टम है। 2 दिसंबर को शिकायत सीएम ऑफिस, डीएम और एसपी तक पहुंची। आरोप था कि एटीएमएस के मैनेजर आशुतोष सरकार ने सीसीटीवी वीडियो रिकॉर्ड कर 32,000 की वसूली की। सिस्टम ऑडिट के सामने आया कि एटीएमएस के अंदर 4 लोग ऐसे थे जिनके पास सभी कैमरों का लाइव एक्सेस, सर्वर फुटेज डाउनलोड करने की अनुमति, लोकल कंप्यूटर से यूएसबी फोन ट्रांसफर की सुविधा मौजूद थी। वेंडर कंपनी SCI PL ने इन 4 को तुरंत सिस्टम से हटाया। इनके नाम है आशुतोष सरकार, आशुतोष तिवारी, प्रमोद कुमार और ट्रैफिक मैनेजर शशांक शेखर। लेकिन यह मामला इतना इजी नहीं है जितना हम समझ रहे हैं। गिरफ्तारी के बाद आशुतोष जो बोला, उसने पूरे नेटवर्क की सिस्टम सिक्योरिटी जमीन पर गिरा दी। उसने कहा कि 2.5 साल में हजारों कपल्स के फुटेज रिकॉर्ड हुए। ये सीसीटीवी सिस्टम के लिए आम बात है, पर वायरल वीडियो उसने लीक नहीं की। सारा मामला ओल्ड स्टाफ रिवेंज का है। जिन कर्मचारियों को निकाला गया था, उन्होंने ही धमकी दी थी कि अगर हमें निकाला तो तुम भी नौकरी नहीं कर पाओगे। दावों की माने तो आशुतोष ने कैमरे पर स्वीकार किया कि वीडियो उन्हीं 4 में से एक यानी शशांक शेखर ने एक ड्राइवर को दिया और वहीं से यह डिजिटल ब्लैकमेल सिस्टम खुला। शशांक की एक रिकॉर्डिंग में वो खुद स्वीकारता है कि हाँ, मैंने वीडियो दिया था, भरोसा था कि वो इसे आगे वायरल नहीं करेगा। ये मामला तकनीकी रूप से बड़ा है क्योंकि ये सीसीटीवी सर्वर से फुटेज इंटेंशनल डाउनलोड और थर्ड पार्टी को ट्रांसफर साबित करता है। अब चलिए आपको टेक्निकलिटी समझाते हैं कि पूरा सिस्टम कैसे काम करता है। हो सकता है कि आपको इस सिस्टम की जटिलता को समझने में दिक्कत हो, लेकिन ये जरूरी है कि आप इसे समझें ताकि आपकी पर्सनल लाइफ पर्सनल ही रहे। एटीएमएस का कैमरा सिस्टम बेहद एडवांस होता है। हाईवे पर लगे कैमरे ऑटोमेटिक ट्रैकिंग करते हैं, नंबर प्लेट पहचानते हैं और फोल्ड डिटेक्शन तक करते हैं। पर असली समस्या कैमरा नहीं, उसका एक्सेस कंट्रोल है। एक बार जब सर्वर क्रेडेंशियल गलत हाथों में चले गए तो फिर लाइव फीड डाउनलोड, पुरानी फीड एक्सेस, फुटेज कॉपी या सेव और व्हाट्सएप ड्राइव में ट्रांसफर सब कुछ चुटकी में हो जाता है। यही इस केस में हुआ। इसमें कोई हैकिंग नहीं थी, ये तो इनसाइडर जॉब था जहां सर्वर रूम ही अपराध का अड्डा बना। 10 दिसंबर को पुलिस ने तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। धाराएं लगी 308/2, 317/2 BNS, 67 AIT एक्ट। ये दिखाता है कि पूरा मामला सिर्फ वीडियो वायरल नहीं बल्कि डिजिटल वायलेशन और साइबर ब्लैकमेलिंग का है। पुलिस ने भी ये साफ किया है कि सीसीटीवी डेटा का इस्तेमाल गैर कानूनी निगरानी और वसूली में किया जा रहा था। खबर लिखे जाने तक शशांक अभी फरार है और उसकी तलाश जारी है। ये घटना टेक्निकल दुनिया की सबसे कड़वी सच्चाई दिखाती है कि सर्वर तक पहुंची सबसे बड़ा हथियार है। हाईवे के कैमरे आपकी कार नहीं, आपकी जिंदगी तक रिकॉर्ड कर सकते हैं। और अगर सिस्टम में बैठे लोग ईमानदार ना हो तो आपकी सबसे निजी झलक किसी ड्राइवर, किसी व्हाट्सएप ग्रुप, किसी अनजाने मोबाइल में पहुंच सकती है। ये सीसीटीवी सिस्टम फेल नहीं हुआ, सिस्टम के अंदर बैठे लोग फेल हो गए और यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा टेक्निकल सबक है। आगरा पुलिस ने 50 करोड़ की क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टमेंट के घोटाले के कथित मास्टरमाइंड अजय को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि उसने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली में 1500 से ज्यादा लोगों को ठगी का शिकार बनाया।
दिल्ली पुलिस ने ऑपरेशन साई हॉग 2.0 के तहत साइबर फ्रॉड के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। दिल्ली एनसीआर में 7015 संदिग्ध से पूछताछ की गई है। 2 दिवसीय अभियान में 1146 लोगों को गिरफ्तार या बाउंड डाउन किया गया, जो पिछले ऑपरेशन से दुगना है। पुलिस ने म्यूल अकाउंट्स और फाइनेंशियल चैनल्स को सीधा निशाना बनाया है। देखिए ये रिपोर्ट। आदरणीय सीपी दिल्ली श्री सतीश गोलचा जी के नेतृत्व में ऑपरेशन साईहॉग का पहला चरण 19 और 20 दिसंबर को किया गया, जिसमें काफ़ी नंबर ऑफ कॉल्स जो डेली 1930 पर आती थी उसमें गिरावट देखी गई। औसतन लगभग 3600 कॉल्स के बजाय 2400 कॉल्स रह गई, यानी 1200 कॉल घटी प्रतिदिन। उसी सफलता को देखते हुए और उस ऑपरेशन को और दूसरा एक वर्जन ये प्लान किया गया और 10 और 11 दिसंबर को 48 घंटे का ये ऑपरेशन चलाया गया, जिसमें पूरी दिल्ली पुलिस से सभी साइबर थानों के अलावा 5000 पुलिस कर्मियों को इसमें लगाया गया। 2 दिन की ऑपरेशन के बाद 7500 लोगों को हमने इसमें राउंड अप किया पूरी ऑल ओवर दिल्ली। 284 लोग इसमें गिरफ्तार हुए, 862 लोग बाउंड डाउन हुए, 1736 लोगों को नोटिस दिया गया। कुल मिलाकर जो लीगल एक्शन 2882 लोगों के खिलाफ लिया गया। ये एक्शन पिछले एक्शन से 200% है, जबकि पिछली बार 1400 लोगों के खिलाफ एक्शन लिया गया था। साथ ही पुरानी 228 एफआईआर की लिंकेजेस एस्टेब्लिश की गई और 392 नई एफआईआर दर्ज की गई। इसमें 28 कलंदरे भी बनाए गए। इसमें जो एनसीआरपी के पोर्टल पर 4058 कंप्लेंट्स लिंक की गई, जिसका कुल चीटेड अमाउंट देखा गया 944 करोड़। इसमें मोबाइल्स 71, लैपटॉप्स और बहुत सारा ऐसा सामान मिला जो केस प्रॉपर्टी से लिंक था। दिल्ली पुलिस इस अभियान को आगे भी जारी रखेगी और इसकी बाकी जो डिटेल्स मेरे सीनियर श्री संजय जैन, जॉइंट सीपी सदर्न रेंज, बताएंगे। मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है। एक मेजर जो प्रण लिया था सतीश गोलचा, वर्दी सीपी दिल्ली, कि हमें साइबर क्राइम को जड़ से ख़त्म करना है और ख़ासकर म्यूल अकाउंट और इसका फाइनेंशियल बैकबोन, इस पे हमें मेजर अटैक करना है, क्रिपल करना है, ताकि साइबर क्रिमिनल खासकर जो फाइनेंशियल फ्रॉड करते हैं वो दोबारा ये हिम्मत ना कर सके, जरूरत ना कर सके। इसीलिए साई हॉग ऑप्स स्टार्ट किया गया। पिछले महीने 19 और 20 तारीख को ही किया गया था। उसी एक्सपीरियंस को, उसी स्ट्रेंथ को बिल्ड करते हुए ऑपरेशन साई हॉग 2.0 10 और 11 को कार्यान्वित किया गया और ये पहले के मुकाबले काफ़ी वाइड था, काफ़ी प्रिसाइज था। I4C की मदद से हमने क्लस्टरिंग की, हॉटस्पॉट आइडेंटिफाई किए, इन्फॉर्मेशन को प्रॉपर वेरिफिकेशन के बाद ना केवल हमने दिल्ली में बल्कि दिल्ली के अलावा 10 स्टेट्स में भी फॉलो अप रेड की गई हैं। खाली दिल्ली तक ही हमने ये अभियान सीमित नहीं रखा, जो एक मेजर कंट्रास्ट है प्रीवियस ऑपरेशन से। इसके अलावा जो एक और पहल की गई है दिल्ली पुलिस ने कि सभी थानों में इंटीग्रेटेड हेल्प डेस्क खोले गए हैं। कोई भी साइबर रिलेटेड कंप्लेंट्स हो, चाहे फाइनेंशियल या नॉन फाइनेंशियल, उसका वहाँ पर तुरंत रजिस्ट्रेशन होता है, उसको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। थाने के अलावा 1930 हेल्पलाइन नंबर है, उस पर कोई अगर आप फाइनेंशियल भी और नॉन फाइनेंशियल अपराध भी, साइबर अपराध भी रिपोर्ट कर सकते हैं। संचार साथी ऐप के माध्यम से भी आप कोई भी सस्पिशियस नंबर संचार साथी ऐप के माध्यम से रिपोर्ट कर सकते हैं। वो भी फिर हमारे अकाउंट में आ जाएगा, वो ब्लॉक भी हो जाएगा। अगर हम सब मिलकर साइबर अवेयर होंगे तो हम साइबर स्मार्ट हो जाएंगे। आइए कुछ और क्राइम रिपोर्ट्स पर एक नजर डालते हैं। अभी तक डॉक्टर्स के टेरर नेटवर्क का खुलासा हुआ है, लेकिन जम्मू से जो खबर सामने आई है उसके मुताबिक अब डॉक्टरी की पढ़ाई करने वाले छात्रों को भी सुसाइड बॉम्बर बनाने की ट्रेनिंग सीमा पार से दी जा रही है। ये खुलासा तब हुआ जब एक 19 वर्षीय 19 years old मोहम्मद साजिद, जो रियासी का रहने वाला है, वो जम्मू के भटिंडी इलाके में रहकर नीट की तैयारी कर रहा था। नीट वो एग्जाम जिससे आप मेडिकल कॉलेजेस में फिर एडमिशन ले सकते हैं। नीट की वो तैयारी कर रहा था और कुछ इंटेल्स के आधार पर
पुलिस उस तक पहुंची, उसे धर दबोचा गया, उसे पकड़ा गया और उसके बाद जो खुलासा हुआ है वो सोचकर कहीं ना कहीं ये हैरान कर देने वाली बात सामने आई है कि घाटी के अंदर जम्मू में अभी भी रेडिकलाइजेशन का धंधा कहीं ना कहीं जारी है, यानी कि अंदर खाने कहीं ना कहीं युवाओं का ब्रेन वॉश करने का जो काम है वो घाटी में और जम्मू में लगातार जारी है। 19 इयर्स ओल्ड मोहम्मद साजिद जो नीट की तैयारी कर रहा था, उसे सुसाइड बॉम्बर बनाने की ट्रेनिंग दी जा रही थी। सीमा पार बैठे आतंकी हैंडलर्स उसके साथ संपर्क में थे। किश्तवाड़, रियासी, जम्मू, नेपाल तक वो युवाओं के संपर्क में था। अब ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि ऐसे ना जाने कितने युवा हैं जिन तक ये पाकिस्तानी आतंकी हैंडलर्स पहुंच चुके हैं, संपर्क कर रहे हैं और इन्हें विस्फोटक जुटाने की, विस्फोटक के जरिए बॉम्ब बनाने की, विस्फोट बनाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। इन्हें इस तरह रेडिकलाइज किया जा रहा है जिहाद के नाम पर, इस्लाम के नाम पर, कि ये सुसाइड बॉम्बर बने। अभी तक जिस तरह दिल्ली ब्लास्ट के बाद ये व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल का भांडाफोड़ हुआ, अब वो बच्चे, वो युवा जो डॉक्टर बनने की तैयारी में हैं, उन पर अब ये पाकिस्तान में बैठे आतंकी हैंडलर्स ये शिकंजा कस रहे हैं और इन्हें सुसाइड बॉम्बर्स, फिदाइन बना रहे हैं, ठीक उसी तरह जिस तरह डॉक्टर उमर ने दिल्ली ब्लास्ट में एक फिदाइन बनकर उस हमले को अंजाम दिया था। और इस मोहम्मद साजिद के ऊपर भी जम्मू को दहलाने का जिम्मा था। पाकिस्तान में बैठे आतंकी हैंडलर्स इसका ब्रेन वॉश कर रहे थे और इसे धीरे धीरे इसलिए तैयार कर रहे थे कि जम्मू खित्ते को दहला सके, यानी कि जम्मू के किसी प्रोमिनेंट इलाके में जाकर खुद को उड़ा दे, सुसाइड बॉम्बर बन जाए। और अब ये कहा जा सकता है कि जांच एजेंसियों के लिए, सुरक्षा एजेंसियों के लिए ये एक बड़ी चुनौती अभी भी है। भले ही आपने जमात इस्लामी जैसे संगठन को जम्मू कश्मीर में बंद कर दिया हो, जिनके ऊपर सालों पहले ये आरोप लगा था कि वो रेडिकलाइज कर रहे हैं युवाओं को धर्म के नाम पर, जिहाद के नाम पर, और फिर कहीं ना कहीं इस तरह से आतंकवादी मानसिकता की ओर धकेल रहे हैं। जम्मू कश्मीर में आपने उसके ऊपर प्रतिबंध तो लगा दिया, लेकिन अंदर खाते अभी भी इस तरह की साजिशें रची जा रही हैं। इस तरह के पैंतड़े सीमा पार से बैठे आतंकी हैंडलर्स द्वारा, आतंकियों द्वारा अभी भी घाटी में इस तरह की चीजें, और घाटी ही नहीं, ये चीज अब जम्मू भी पहुंच चुकी है। जम्मू खित्ते के रियासी का ये युवक रहने वाला था और भटिंडी इलाके में नीट की तैयारी कर रहा था। और अब सवाल ये खड़ा होता है कि ना जाने और ऐसे कितने बच्चे हैं और ऐसे कितने युवा हैं जिन तक ये आतंकी हैंडलर्स पहुंच चुके हैं। ब्रेन वॉश करने का कार्यक्रम, उनका उसका प्रोसेस कहां तक पहुंचा है और लोगों के ऊपर और इन बच्चों के ऊपर कहां तक वो काम कर चुका है, ये अब एक बड़ी चुनौती है। इसे सुरक्षा एजेंसियां सजगता से ले रही हैं और यही कारण है कि थोड़े से इंटेल के आधार पर इस तरह की कार्रवाइयां होती हैं और इतनी बड़ी बड़ी साजिशों का खुलासा होता है। अब जम्मू खित्ते में क्योंकि इस चीज का खुलासा हो गया है, नेपाल तक इसके नेटवर्क जुड़े हुए बताए जा रहे हैं, इसके तार जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। अब आगे आने वाले समय में पता चलेगा कि किस तरह से जांच एजेंसियां अब इस एंगल से भी घाटी में और जम्मू खित्ते में कार्रवाई कर रही है। Tonight, justice has a new witness. दोस्तों, यमुनानगर में बीते दिन हुए ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी जो है पुलिस ने सुलझा ली है। जी हां, आपको बता दें कि कैसे एक लड़की की जो है गला काटकर निर्मम हत्या कर दी गई थी और उसकी लाश को जो है पॉपुलर के खेतों में फेंक दिया था। लेकिन कहते हैं ना कि पुलिस के हाथ बहुत लंबे होते हैं। 6 दिन के बाद, जी हां 6 दिन के बाद यमुनानगर पुलिस ने जो है उस आरोपी को पकड़कर पुलिस ने जो है शिकंजे में ले लिया है। मेरी आप सभी से अपील, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आइए आपको सुनवाते हैं इस व्यक्ति ने आखिर मर्डर क्यों किया था, क्यों उसकी गर्दन काटकर पॉपुलर के खेत में फेंक दी थी। देखिए, आप सबको जानकारी है कि 7 दिसंबर को प्रतापनगर थाना क्षेत्र में जो गांव बहादुरगढ़ है उसका जो रेवेन्यू एरिया है उसके अंदर जो हमारी मुख्य सड़क है जो यहाँ से कोंटा साहब को जाती है, तो उस सड़क से लगभग 20 मीटर की दूरी पे एक युवती की लाश बरामद हुई थी। तो इंटरेस्टिंग बात यह है कि उस युवती का जो सिर नहीं था, सिर्फ धड़ पुलिस को मिला था। तो प्रथम दृष्टया बिल्कुल साफ लग रहा था कि इस युवती का मर्डर किया गया है। युवती के शरीर पे सिर्फ जो अपर इनर वियर्स है उसको छोड़ के कोई कपड़ा भी नहीं था। तो ये एक अपराध जिसको हम कहेंगे कि बहुत ही गंभीर था, जघन्य था और संवेदनशील भी था। तो इसको देखते हुए हमने तुरंत प्रभाव से एक एसआईटी कॉन्स्टिट्यूट की, जिसकी अगुवाई जो डीएसपी रजत गुलिया वो कर रहे थे, और इसमें हमारी जो सीआईए की दोनों टीम्स भी थी और जो थाना प्रभारी थे वो भी थे।
तो इसमें जो पुलिस के सामने मुख्य चुनौती थी वो थी इस लाश की आइडेंटिटी को एस्टेब्लिश करना, इस युवती की आइडेंटिटी को एस्टेब्लिश करना। तो इसके लिए हमने जो पूरे हरियाणा में जितने भी थाने हैं हमारे या आसपास के जितने राज्य हैं, हिमाचल प्रदेश है, चंडीगढ़ है, उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, तो आसपास के राज्यों के जो साथ लगते ज़िले हैं उनमें भी हमारा लगातार संपर्क चल रहा था कि कहीं इस युवती की कोई गुमशुदगी की खबर हो। लेकिन 6-7 दिन लगे रहने के बाद भी हमें किसी भी चैनल से इस युवती की आइडेंटिटी के बारे में कुछ नहीं पता लगा। लेकिन हमारे सामने ये भी चैलेंज था कि अगर आइडेंटिटी ना भी एस्टेब्लिश होती है, कोई हमसे संपर्क नहीं भी करता इस युवती के बारे में, तो भी हम जो हमारे पास पुलिस के पास एक टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन के टूल्स रहते हैं, तो उसको इस्तेमाल करके हम इस केस को ट्रेस करें। तो हमारी टीम लगातार उस दिन से लगी हुई है, दिन रात इसको मैं कहूँगा। और 6 दिन आज मैं कहूँगा कि अगर मंडे से हम पहला दिन माने, सोमवार को बॉडी मिली थी, तो 6 दिन के अंदर बहुत ज़्यादा एफर्ट करने के बाद हमने इस केस को ट्रेस किया है। जो आरोपी है जिसको कल गिरफ्तार कर लिया गया, उसकी पहचान, उसका नाम है फुरकान, बिलाल, फादर नेम फुरकान। ये टिडोली गांव है सहारनपुर के पास, नकुड़ के पास में, जिला सहारनपुर में, वहाँ का रहने वाला है। और जो ये युवती है उसने जो पूछताछ में बताया, ये भी सहारनपुर के एक गांव के पास की रहने वाली है और लगभग 2 साल से ये सहारनपुर में ही एक तरह से इसी युवक के साथ पार्टली हम कह सकते हैं कि लिव इन में रह रही थी। तो लगभग 2 साल से इनके संबंध थे। ये युवक जो है इसकी कल शादी होने वाली, आज कहूँगा कि आज शादी, जब कल हमने गिरफ्तार किया था तो आज इसकी शादी होने वाली थी और ये युवती इस पर प्रेशर कर रही थी कि आप मेरे से शादी करो। तो इसको डर था कि कहीं ये इसके घर पे जाके बात ना बता दे, इसकी शादी ना खराब हो जाए, तो इसने एक प्लान बनाया इसको मर्डर करने का। तो जो 6 तारीख है उसको ये रात को लगभग 8 बजे सहारनपुर से इस युवती को लेके चला। तो इसका प्लान फिर ये उस दिन ये पहले अपना पोंटा भी गया दिन के अंदर, वहाँ इसने कोई रूम को भी देखने को तलाश करने की कोशिश की जहाँ पे ये इस हत्याकांड को अंजाम दे सके। लेकिन रास्ते में इसने बहादुरपुर जो गांव आता है वहाँ पे ये कार में बैठे थे दोनों, तो ये किसी बहाने से पिछली सीट पे चला गया और उसने जो सीट बेल्ट है वो खोल दी। युवती इसके साथ वाली सीट पे थी, जो कंडक्टर सीट जिसको हम बोलते हैं। तो इसने सीट बेल्ट को ठीक करने के बहाने से खोला सीट बेल्ट को और उसी सीट बेल्ट से इसका गला घोट दिया। तो फिर लगभग आधा किलोमीटर आगे जाके इसने बॉडी को गाड़ी से उतारा और जहाँ पे बॉडी मिली है वहीं पे इसने उसका गला रेता। और इसमें इसका जो उद्देश्य था इसका गला रेत के और इसका सर कहीं और फेंकने का, वो ये था कि ताकि युवती की पहचान ना हो उसकी। और पहचान छुपाने के लिए उसने उसके कपड़े भी उतार के सिर के साथ ही कहीं और फेंक दिए। तो अभी आज हम 8 दिन का इसका पुलिस का रिमांड माननीय न्यायालय से अनुरोध करेंगे कि इसका हमें पुलिस रिमांड मिले, ताकि जो सिर है, जो वेपन इसमें इस्तेमाल हुआ है, और भी जो तकनीकी साक्ष्य है या ऐसे जितने भी साक्ष्य जो इस अपराध को कनेक्ट कर सके, अदालत के अंदर हम इस केस को प्रूव कर पाए, वो सारी कड़ी दर कड़ी हम इसको जोड़ने की पूरी कोशिश करें। इसमें सर जो सिर रेता गया वो किस चीज़ से काटा गया? जो मीट काटने के लिए एक चाकू का इस्तेमाल होता है, वो अभी इसने पूछताछ में बताया। सर पेशे से भी ऐसा कुछ काम करता है कि जिस प्रकार से काटा इसका गला? नहीं, ये ड्राइवरी के प्रोफेशन में है बेसिकली ना। ये ऐसा तो नहीं है कोई ऐसा प्रोफेशन रहा हो जाए कोई मीट शॉप पे काम करता है, इस तरह की कोई बात सामने नहीं है। कोई केस पहले लेडी की उम्र ये तो 25 बता रहा है, आधार के अनुसार तो उसका 90 का बर्थ, बट हमें लग रहा है कि हो सकता है आधार पे भी बहुत सही तिथि ना हो, बर्थ की 30 के आसपास मुझे लगता है इसकी उम्र होगी। इसके फादर जो है लड़की के, वो उनको हमने टेस्ट कर लिया और भाई को भी टेस्ट कर लिया। तो हम DNA का जो एक, वैसे तो वो पहचान कर ही लेंगे, तो सिर को ढूंढने की हमारी कोशिश है पूरी, और इसकी आइडेंटिटी को एस्टेब्लिश करने के लिए हम जो फादर और ब्रदर है उससे उनका ब्लड सैंपल लेंगे DNA सैंपलिंग के लिए। सर पुलिस इसने धड़ के बारे में नहीं बताया कि कहाँ फेंका है या क्या किया? ये कलेसर की तरफ बता रहे हैं अभी,
तो क्योंकि रात का समय था और जंगल भी आपको पता है काफ़ी घना है, तो हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि अगले कुछ दिनों में हम सिर को ढूंढ लें। सर, कोई छात्रा ने ढंग से इसने किया है तो लगता है कि कहीं से इसके प्लान जो था पहले से कुछ तैयार कर रखा था, क्योंकि एक पूरी क्रिमिनल जो एक्टिविटी है प्लान तो था ही, प्लान के तहत ही मर्डर हुआ, कोई ऐसा नहीं है कि अचानक उसने कर दिया। पूरा जिस पर इसने उसके कपड़े भी उतार लिए, गर्दन भी उतार दी ताकि पहचान ना हो पाए। ये प्लान तो था ही इसके दिमाग में, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। वो तो खुद मान ही रहा है कि गर्दन काटने के पीछे पर्पज ही उसकी आइडेंटिटी को छुपाना। इसमें एक और बात है, क्योंकि लड़की 2 साल से सहारनपुर में रह रही थी, कहीं ना कहीं अपने परिवार से भी अलग है, तो उसको ये था कि हो सकता है इसकी गुमशुदगी की सूचना भी कोई ना दे। तो ये तो हम वैसे थाने के रिकॉर्ड में चेक करेंगे कि इसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की गई है नहीं, बट इसकी संभावना काफ़ी कम है क्योंकि अकेली रहती थी और परिवार से इसका लिंक नहीं था। तो लड़की कुछ क्या करती थी? लड़की अभी पूछताछ हमने करनी है एग्जैक्टली तो किस तरह से, लेकिन ये है कि क्योंकि 2 साल से लिव इन में लगभग थे, पार्टली लिव इन कहेंगे इसको, तो ये काफ़ी खर्चा ये लड़का ही उठाता था उस लड़की को। सर, बॉडी उसकी परिजन को सौंप दी गई है या नहीं अभी लड़की? उसका तो संस्कार हमने कर दिया था कल, तो बॉडी तो अब परिजन को संस्कार पहले हो ही चुका था क्योंकि कोई सामने ही नहीं आया था बॉडी को क्लेम करने के लिए। सर, संपर्क में कैसे आए, कुछ बताया आरोपी ने? सहारनपुर में ही इनकी कहीं मुलाकात हुई थी और वहीं से इनके संबंध बने थे। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी कुछ और सनसनीखेज खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। Edison's